नमस्कार मित्रों, गैलेक्सी कंपटीशन क्लासेज में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को बेसब्री से इंतजार था यूपी पुलिस में एसआई की भर्ती का, तो आपका इंतजार खत्म हुआ। जी हाँ, 1 अप्रैल 2021 से फॉर्म अप्लाई होना शुरू हो गए हैं। तो आइए स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट जानकारी लेते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एसआई की विज्ञप्ति के बारे में। सबसे पहले हम हेडिंग से शुरुआत करते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, ये विज्ञप्ति की हेडिंग है। और सूचना एवं विज्ञप्ति देखिए क्या है। पुरुषों एवं महिलाओं के लिए निरीक्षित नागरिक पुलिस तथा पुरुषों के लिए प्लाटून कमांडर पीएसी एवं अग्निशमन द्वितीय अधिकारी के पदों पर सीधी भर्ती 2020-21 के बारे में दिया हुआ है। तो इसमें स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा प्रेषित अधियाचन पत्र संख्या ये दिया हुआ है, ध्यान से पढ़ लीजिएगा आप लोग स्क्रीनशॉट लेके, के आधार पर उत्तर प्रदेश पुलिस में उप निरीक्षक नागरिक पुलिस, प्लाटून कमांडर पीएसी एवं अग्निशमन द्वितीय, वेतनमान पे बैंड 9300 से 34,800 व ग्रेड पे 4200 के क्रमशः 9,027, 484 एवं 23 अर्थात कुल 9,534। जी हाँ, टोटल पद 9,534 रिक्त पदों जिनके श्रेणीवार विवरण निम्नलिखित दिए हुए हैं। तो देखिए इसका विवरण क्या दिया हुआ है। टोटल 9,534 पद हैं। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ। उप निरीक्षक नागरिक पुलिस, प्लाटून कमांडर, पीएसी एवं अग्निशमन द्वितीय अधिकारी, ठीक है, पीएसी और अग्निशमन द्वितीय अधिकारी, इस तरीके से 3 या 4 तरह के पोस्ट हैं। पे बैंड आपने देख लिया है। अब इसके बारे में जानकारी लेते हैं। उप निरीक्षक नागरिक पुलिस के पदों पर श्रेणीवार विवरण इस तरीके से है। निश्चित श्रेणी के लिए 3,613 पद हैं। EWS 10%, टोटल पदों का 10% जो है वो 902 पद हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग 27% यानी कि 2,437 पद हैं। अनुसूचित अधिकारी का 21% 1,895 और अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए 2% यानी 180। इस प्रकार से टोटल 9,027 पद हैं। किसमें? उप निरीक्षक नागरिक पुलिस के पदों पर श्रेणीवार विवरण दिया हुआ है उसमें। उसके बाद में देखते हैं सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पदों के सापेक्ष 36 यानी हॉरिजॉन्टल आरक्षण का प्रतिशत भी ये सामने दिया हुआ है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को 2% मिलेगा, 180 पद हैं। भूतपूर्व सैनिक को 5% मिलेगा, 451 पद हैं। और महिलाओं को 20% आरक्षण है इसमें। जी हाँ, महिलाओं को 20% आरक्षण है और 805 पद हैं। इसके बाद में प्लाटून कमांडर की भर्ती देखते हैं। तो आरक्षित पद 194, EWS 10% 48, अन्य पिछड़ा वर्ग 131, अनुसूचित जाति 101, अनुसूचित जनजाति एसटी 10, इस तरीके से टोटल 484 पद हैं। वही आरक्षण श्रेणीवार हॉरिजॉन्टल इसमें दिया हुआ है, जैसे कि पहले दिया था। आप लोग चाहें तो इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद में वही कंडीशन अग्निशमन अधिकारी के लिए है। आरक्षित के लिए 10 पद, EWS के लिए 2 पद, OBC के लिए 6 पद, SC के लिए 5 पद, ST के लिए 0 है, टोटल योग 23। इस तरीके से तीनों पद आपको, तीनों डिपार्टमेंट के पद आपने देख लिए। फिर उसके बाद में ये आपका वही हॉरिजॉन्टल आरक्षण दिया हुआ है। चाहे तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आवेदन प्रारंभ होने की तिथि, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। आवेदन प्रारंभ होने की तिथि आपकी 1/4/2021 है, यानी कि 1 अप्रैल 2021 है। आवेदन शुल्क जमा करने एवं आवेदन पत्र सबमिट करने की अंतिम तिथि है 30 अप्रैल 2021 रात्रि 12 बजे तक। यूपी की भर्ती की एक सबसे बड़ी खासियत होती है कि वो आवेदन पत्र शुरू करने की और आवेदन पत्र जमा करने की लास्ट डेट दे देता है, लेकिन बहुत ही रेयरली कंडीशन में परीक्षा की तिथि देता है। बाकी के सब उसके ऊपर डिपेंड करते हैं, 1 साल लगे, 2 साल लगे या 4 साल लगे। आवेदन शुल्क देखिए। आवेदन शुल्क इस भर्ती प्रक्रिया के लिए सभी अभ्यर्थियों के लिए शुल्क 400 रुपये निर्धारित किया गया है। अर्हताएँ, योग्यताएं क्या है? तो देखिए, भर्ती के लिए आवश्यकता है कि भारत का नागरिक हो, तिब्बती शरणार्थी हो, भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से 1 जनवरी 1962 के पूर्व भारत आया हो, ये सारी चीज़ें हैं। और उसके बाद में जो मेन अर्हता है वो आगे दिखेगी, शैक्षिक अर्हता। 3.2 में शैक्षिक अर्हता है। प्लाटून कमांडर और अग्निशमन अधिकारी दोनों के लिए शैक्षिक अर्हता बराबर है। बस फर्क इतना है कि प्लाटून कमांडर यानी उप निरीक्षक नागरिक पुलिस एवं प्लाटून कमांडर के लिए स्नातक मांगा है और अग्निशमन अधिकारी के लिए विश्वविद्यालय से विज्ञान के साथ विज्ञान में स्नातक मांगा है। दोनों में ग्रेजुएशन की डिग्री है, लेकिन अग्निशमन द्वितीय अधिकारी के लिए विज्ञान के साथ में आपके पास स्नातक डिग्री होनी चाहिए। उसके बाद में सारी चीज़ें सेम हैं। अधिमानी अर्हता की बात करते हैं। अधिमानी अर्हता उस कंडीशन में आपके काम आती है जब 2 लोगों के नंबर समान हो। तो अधिमानी अर्हता में आपके पास अगर डोएक सोसाइटी, जिसका अब नया नाम नाइलिट हो गया है, NIELIT, नाइलिट हो गया है सोसाइटी से, अगर आपके पास O लेवल स्तर का प्रमाण पत्र है तो आपको अधिमानी अर्हता दी जाएगी, यानी आपको पहले प्रायोरिटी दी जाएगी। उस कंडीशन में दी जाएगी जब अंतिम कट ऑफ में आपके बराबर किसी व्यक्ति को नंबर प्राप्त हो चुके हैं। तो प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक अगर आपने सेवा की है तो भी आपको अधिमानी अर्हता दी जाएगी, या फिर एनसीसी का भी सर्टिफिकेट आपके पास है तो भी आपको अधिमानी अर्हता प्राप्त होगी।
आयु की बात करते हैं, भर्ती के लिए आवश्यक आयु वही है 21 वर्ष से लेकर 28 वर्ष तक, और अलग अलग श्रेणियों में छूट दी गई है, जिसको मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। चरित्र प्रमाण पत्र, टिप्पणी, ये सारी चीज़ें कॉमन है, आप लोग जानते हैं। भर्ती प्रक्रिया की बात करते हैं तो चयन प्रक्रिया आपकी भर्ती क्या कहते हैं, उप निरीक्षक और निरीक्षक नागरिक पुलिस सेवा यथा संशोधित नियमावली 2015, जी हाँ 2015 और यानी 7वीं बार जो संशोधन हुआ है 2020 के अधीन नियमावली के अधीन जो है इसमें गाइडलाइन दी जाएगी। ऑनलाइन लिखित परीक्षा आपकी CBT माध्यम से होगी, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा होगी, ऑनलाइन परीक्षा होगी। 400 अंकों की परीक्षा होगी। आपका पेपर 4 भागों में डिवाइड है, 4 भागों में पेपर डिवाइड है। सामान्य हिंदी के अधिकतम 100 अंक, मूल विधि संविधान सामान्य ज्ञान, जी हाँ मूल विधि संविधान और सामान्य ज्ञान के 100 अंक हैं। संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा, इसके भी 100 अंक हैं, और मानसिक अभिरुचि परीक्षा, बुद्धि लब्धि परीक्षा और तार्किक परीक्षा, इसके भी 100 अंक हैं। ठीक है, इस तरीके से आपका 400 अंक का पेपर है। प्रत्येक अंक अगर आप ध्यान से देखेंगे इसमें कहीं भी ये नहीं दिया हुआ है कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने मिलेंगे, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ अभी तक की परीक्षाओं के हिसाब से ये 4 पोर्शन हैं, चारों पोर्शन आपके 40-40 नंबर के हैं। इस तरीके से आपके टोटल 160 नंबर बनते हैं, 160 क्वेश्चन बनते हैं, और 160 क्वेश्चन में प्रत्येक क्वेश्चन 2.5 नंबर का है। इस तरह से 400 नंबर का जो है आपका टोटल बनता है, और एक पोर्शन 40 क्वेश्चन के हिसाब से एक पोर्शन 100 अंकों का बनता है। चलिए आगे देखते हैं। ये ऑनलाइन लिखित परीक्षा 2 घंटे की होगी, यानी 1 घंटे 20 मिनट में आपको 160 अंक 160 क्वेश्चन हल करने होंगे। ठीक है, सेवा नियमावली में 7वें संशोधन के अनुसार जो दिया हुआ है, ये खास बात इसमें यह है, जानने लायक है, ये विशेष है, शायद पहले ऐसा नहीं था। ये देखने लायक है कि जो 4 पोर्शन है आपके, उन 4 पोर्शनों में प्रत्येक पोर्शन में आपको 35% नंबर लाना अनिवार्य है। यानी अगर प्रत्येक पोर्शन में आप मिनिमम 35% नहीं लाते हैं तो आप फेल माने जाएंगे, और टोटल प्रत्येक पोर्शन में यदि आप 35% ले आते हैं तो टोटल 50% अंक लाना भी अनिवार्य है। अगर आपके 50% से कम नंबर हैं तो भी इस परीक्षा में आप फेल माने जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। संशोधित नियमावली के अनुसार भर्ती बोर्ड प्रश्न पत्र के 4 विषयों में से प्रत्येक विषय में वही चीज़ जो मैंने आपको बताया है, यही दिया हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। ये आपका शारीरिक मानक, परीक्षा के मानक अगर देखते हैं तो ऊंचाई, सामान्य अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए ऊंचाई 168 सेंटीमीटर होगी। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की न्यूनतम ऊंचाई 160 सेंटीमीटर होगी। दोनों की ऊंचाइयों में 8 सेंटीमीटर का अंतर है। सीना वही है 79 सेंटीमीटर बिना फुलाए, और कम से कम 84 सेंटीमीटर फुलाने पर, यानी कि मिनिमम 5 सेंटीमीटर सीना फूलना अनिवार्य है। और SC/ST के लिए 77 सेंटीमीटर और फुलाने पर 82 सेंटीमीटर होना अनिवार्य है। किसी भी कंडीशन में आपका 5 सेंटीमीटर सीना फूलना अनिवार्य है। चलिए आगे देखते हैं। अब ये तो पुरुषों की थी, महिलाओं की बात करते हैं तो महिलाओं की ऊंचाई 152 सेंटीमीटर इसमें दिया हुआ है। न्यूनतम ऊंचाई 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। SC/ST के लिए 147 सेंटीमीटर तक मान्य है। वजन महिला अभ्यर्थियों के लिए मिनिमम 40 किलो का वजन तो होना अनिवार्य है। जी हाँ, मिनिमम 40 किलो का वजन होना अनिवार्य है। आगे देखते हैं। शारीरिक परीक्षा की बात करते हैं तो इसमें पहले 2016 वाली कंडीशन नहीं है जिसमें 10 किलोमीटर की दौड़ लगानी पड़ी थी। इसमें आपको पुरुष अभ्यर्थियों को 4.8 किलोमीटर, आप इसको 5 किलोमीटर ही मान के चलें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। पुरुष अभ्यर्थियों को 4.8 किलोमीटर की दौड़ 28 मिनट में लगानी पड़ेगी। जी हाँ, जबकि महिला अभ्यर्थियों को 2.4 किलोमीटर की दौड़ 16 मिनट में लगानी पड़ेगी। ये इसमें क्लियर तौर पे दिया हुआ है। चयन का अंतिम श्रेष्ठता सूची आपकी, इसमें नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया भी अपनाई जाएगी। आपकी परीक्षा 1 से अधिक पारियों में किए जा सकते हैं, उसके बाद में नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया भी अपनाई जाएगी। नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, अगर आपको जानकारी लेना है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। उसके बाद में हम बात करते हैं चिकित्सा परीक्षा। जब ये आपने लिखित परीक्षा और आपने फिजिकल दोनों चीज़ें पार कर ली तो उसके बाद में आपका मेडिकल होता है। मेडिकल के लिए भी आपने देखा है, सारी चीज़ें पता हैं। और उसके बाद में आरक्षण व आयु सीमा में छूट की हम बात कर रहे हैं। देखिए, रिजर्वेशन आपने कितनी सीटों पर कितना रिजर्वेशन था वो तो आपने देख ही लिया। फिर उसके बाद में अनुसूचित जाति 21%, अनुसूचित जनजाति 2%, अन्य पिछड़ा वर्ग 27% और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग यानी EVS के लिए 10%। ये रिजर्वेशन आपका परसेंटेज के हिसाब से बटा हुआ है। और इसमें आयु सीमा में छूट की बात करते हैं तो SC, ST और OBC तीनों को 5-5 साल की आयु सीमा में छूट दी जाएगी। इसके लिए आपको प्रमाण पत्र जारी करवाना पड़ेगा। प्रमाण पत्र किससे जारी कराना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देख लीजिएगा। जिला अधिकारी एवं सिटी मजिस्ट्रेट या फिर परगना मजिस्ट्रेट या तहसीलदार
या अन्य वेतनभोगी मजिस्ट्रेट यदि कोई हो, जिला समाज कल्याण अधिकारी जैसे श्रेष्ठ अधिकारी से जो है आपको ये सर्टिफिकेट जाति प्रमाण पत्र निर्गत करवाना होगा और निर्गत करवा के वहाँ पेश करना होगा। आर्थिक रूप से कमज़ोर ईवीएस लोगों को जो है आयु सीमा में कोई छूट नहीं दी गई है, ये चीज़ ध्यान रखें, धोखे में न रहें। उसके बाद में 36 यानी हॉरिजॉन्टल आरक्षण जो दिया हुआ है ये भी आप लोग देख सकते हैं। इसमें आयु सीमा में भूतपूर्व सैनिक को यानी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, महिला, ये सारे लोग हैं। महिलाओं को, ये फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, महिलाओं को टोटल वैकेंसी में से 20% जो है आरक्षण दिया गया है। भूतपूर्व सैनिक को 3 वर्ष की छूट दी जाएगी एज में हॉरिजॉन्टल आरक्षण में, बाकी किसी भी व्यक्ति को हॉरिजॉन्टल आरक्षण में छूट की व्यवस्था नहीं है। उसके बाद में हम बात करते हैं, बाकी सब यही चीज़ है और फिर मेन पार्ट की ओर बढ़ते हैं जो आपका बनता है सिलेबस की। अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना, ये आपको मालूम ही है, शैक्षिक अर्हता संबंधी स्नातक अंक पत्र पात्र, यानी कि जिस समय आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं, यानी कि फॉर्म अप्लाई करने के अंतिम डेट तक आपके पास सारी की सारी योग्यताएं जो इसमें मांगी गई हैं वो आपके पास होनी चाहिए। अपेयर्स कैंडिडेट इसमें अलाउ नहीं है। अधिमानी आर्यता भी आपके पास उस समय तक अचीव कर लेनी चाहिए। उसके बाद में आपका बनता है ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया। ये तो आप स्टेप बाय स्टेप जैसे आप देखेंगे करते रहेंगे, फिर भी आप चाहें तो मैं इसको रोक देता हूँ, आप इनके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया है, इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद में ये है, सारे पेज में आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप दे रहा हूँ। तीसरा शुल्क आपका, तीसरा चरण है आपका शुल्क जमा करने का। उसके बाद में फ़ोटो के बारे में ये आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा। अक्सर क्या होता है, आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है, फ़ोटो आप ठीक से नहीं खिंचवाते हैं। इसमें 10 स्टेप दिए हुए हैं, ये 10 स्टेप जो दिए हुए हैं इनको आप लोग बड़े ध्यान से पढ़ लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा, लेकिन ये 10 स्टेप आपको बहुत ध्यान से पढ़ने हैं फ़ोटो पेस्ट करने से पहले वहाँ पर। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, वही है फॉर्म सबमिट करते समय क्या क्या होना चाहिए, तो आपको स्टेप बाय स्टेप पता चलते जाएंगे। फिर बोर्ड का निर्णय अंतिम निर्णय होगा, ये सब लोग जानते हैं, बोर्ड का निर्णय अंतिम निर्णय होता है। ऑनलाइन लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम जो बताया है ये तो आपको मैं संक्षिप्त रूप में ऊपर बता ही चुका था। सामान्य हिंदी 100 नंबर की आएगी और मूल विधि, संविधान और सामान्य ज्ञान 100 अंक का आएगा। संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा 100 अंक की आएगी। मानसिक अभिरुचि परीक्षा, बुद्धिलब्ध परीक्षा, तार्किक परीक्षा ये भी 100 अंक की आएगी और टोटल इन टोटल 400 अंक का होगा। मैंने आपसे कहा था कि इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने पूछे जाएंगे पूरी विज्ञप्ति में कहीं भी नहीं दिया हुआ है, लेकिन मैं आपसे बता देता हूँ कि टोटल 160 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन 2.5 नंबर का होगा और इस तरीके से 2.5 नंबर या कम ज़्यादा का भी हो सकता है। इस तरीके से मतलब क्वेश्चन आपके टोटल 160 पूछे जाएंगे और इस तरीके से ये 400 अंक का आपका पेपर होगा। आगे बात करते हैं, अब देखते हैं स्टेप बाय स्टेप जो मेन पोर्शन है आपका, आपको स्टडी किस हिसाब से करनी है। तो काफ़ी ब्रॉड सिलेबस दिया हुआ है, हम स्टेप बाय स्टेप पूरा का पूरा सिलेबस ध्यान से देखते हैं। तो पहला यानी कि पूरे सिलेबस को उन्होंने 4 भागों में बांटा है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो पहले भाग में आपकी सामान्य हिंदी है। सामान्य हिंदी में देख लीजिए, हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएँ इसमें आएंगी, ठीक है। हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान, हिंदी वर्णमाला, तद्भव, तत्सम, पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थक शब्द, वाक्यों के स्थान पर एक शब्द, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जिसे बोलते हैं, समरूपी, भिन्नार्थ शब्द, अशुद्ध, होमोफेन्स वगैरह जो होते हैं, अशुद्ध वाक्यों में शुद्ध करना, लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, काल, वाच्य, अव्यय, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, विराम चिन्ह, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, रस, छंद, अलंकार। जी हाँ, ये रस, छंद, अलंकार, हालांकि ये सामान्य हिंदी का पोर्शन नहीं है लेकिन ये भी इसमें डाला हुआ है। अपठित बोध, प्रसिद्ध कवि, ये भी सामान्य हिंदी में नहीं आता है, लिटरेचर में आता है, लेकिन इसमें है तो आपको याद करना पड़ेगा, इसकी तैयारी करनी पड़ेगी। प्रसिद्ध कवि, लेखक एवं उनकी प्रसिद्ध रचनाएं, हिंदी भाषा की में पुरस्कार और विविधियाँ, ये इतना सिलेबस आपका 100 अंक का है। उसके बाद में अगले 100 अंक का दूसरा पोर्शन है आपका मूल विधि, संविधान, सामान्य ज्ञान। तो देखिए मूल विधि में जो आपसे पूछा जाएगा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। भारतीय दंड विधान एवं दंड संहिता, महिलाओं, बच्चों, अनुसूचित जातियों के सदस्यों आदि को संरक्षण देने संबंधी विविध प्राविधान, यातायात नियमों, पर्यावरण संरक्षण, वन्य जीव संरक्षण, मानवाधिकार संरक्षण, सूचना का अधिकार अधिनियम, आयकर अधिनियम, भ्रष्टाचार निवारक अधिनियम, राष्ट्रीय सूचना अधिनियम, आईटी अधिनियम, साइबर अपराध अधिनियम, याचिका, महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय, भूमि सुधार, भूमि अधिग्रहण, भू राजस्व संबंधी कानूनों का सामान्य ज्ञान आपको होना चाहिए। आप लोग चाहें तो इसकी भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद में ये आपका दूसरा पोर्शन 3 भागों में बटा है, का, खा, गा। तो का में मूल विधि हो गया, खा में संविधान हो गया। संविधान का देखिए पहले जो पेपर आता था उसमें मूल विधि से 2 या 3 क्वेश्चन पूछे जाते थे, लेकिन इस बार तीनों पोर्शनों को इन्होंने का, खा, गा 3 भागों में बांट दिया। इसका मतलब अगर 40 क्वेश्चन आते हैं तो
आप ये मान के चलिए कि बराबर बराबर तीनों पोर्शन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगर 30 क्वेश्चन देते हैं इस पोर्शन से तो 10-10 क्वेश्चन तीनों पोर्शन से पूछे जा सकते हैं। इसमें पूरी की पूरी संभावना है। संविधान की बात करते हैं तो संविधान का उद्देश्य मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व एवं मूल कर्तव्य, संसदीय व्यवस्था, केंद्रीय एवं प्रदेशीय संगठनों सरकारों का गठन एवं उसके अधिकार, कानून बनाने का अधिकार, स्थानीय शासन, केंद्र और राज्यों के बीच संबंध, निर्वाचन तथा अन्य महत्वपूर्ण जानकारी, संवैधानिक अनुसूचियाँ। देखिए पूरी जो आपके 12 अनुसूचियाँ हैं, सारी की सारी अनुसूचियाँ इसमें हैं, और अखिल भारतीय सेवाएं एवं अन्य चयन पद्धति आदि के विषय में जानकारी दी गई है। आप लोगों को मैं एक सूचना दे देता हूं इसी बीच में कि यदि आप लोग इस चैनल पर कंटिन्यू रहते हैं और सब्सक्राइब करते हुए चलते हैं तो मैं इसमें सामान्य हिंदी, मूल विधि, संविधान और जो भी स्टडी मटेरियल है मैं प्रॉपर तरीके से इसमें डालता रहूँगा। आप लोग यकीन रखिए एग्ज़ाम के टाइम तक आपका पूरा सिलेबस इस चैनल के माध्यम से भी मेरा अभिप्राय है कि मैं पूरा कंप्लीट करके दूँ आपको। उसके बाद में आता है सामान्य ज्ञान। जी हाँ, सामान्य ज्ञान अथाह होता है। फिर भी देखिए सामान्य विज्ञान आएगा, स्वास्थ्य विज्ञान आएगा, भारत का इतिहास, भारत का स्वतंत्रता संग्राम, भारतीय अर्थव्यवस्था एवं संस्कृत, भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण, नगरीकरण, FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। देखिए इसमें क्लियर दे दिया FDI के बारे में पूछा जाएगा। विश्व भूगोल तथा भारत का भूगोल, ये दोनों आएंगे। प्राकृतिक संसाधन, ये तो हर एग्जाम में आने होते हैं। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व से संबंधित विषय, देखिए इसमें करंट अफेयर का समावेशन भी होना पूरा है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संबंधित विषय जो है, जो भी कंट्रोवर्सी केसेस चल रहे हैं, जैसे कि इस समय आपका किसान आंदोलन है, NRC आया था, CAA आया था, इनसे संबंधित जो समसामयिक ज्वलंत मुद्दे हैं इससे भी क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, इसलिए करंट अफेयर अपडेट रहना होगा। करंट अफेयर के लिए मैंने फरवरी माह से आप लोगों को एकदम सेलेक्टेड क्वेश्चन करंट अफेयर के वीकली करंट अफेयर देना शुरू किया है और आप लोग उनका प्रॉपर अध्ययन करते रहिएगा। ये ध्यान रखिएगा कि ये मत सोचिएगा कि लास्ट टाइम में मैं इनका अध्ययन कर लूँ। इसलिए जब भी आपके पास फ्री टाइम मिले तो आप प्ले लिस्ट में जाके करंट अफेयर की स्टडी भी करते रहिएगा। उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृत और सामाजिक प्रथाओं से संबंधित विशिष्ट जानकारी, उत्तर प्रदेश में राजस्व, पुलिस, सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था, भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच संबंध, कंप्यूटर कौशल, आधारभूत जानकारी, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। देखिए ध्यान देने लायक चीज़ है कंप्यूटर कौशल, यानी कि कंप्यूटर दक्षता भी, यानी कि कंप्यूटर के बारे में भी आपसे क्वेश्चन इसमें पुटअप किए जाएंगे। पड़ोसी देशों के बारे में और उससे हमारे उनसे क्या संबंध है उससे, यानी समसामयिक करंट अफेयर की घटनाएं सारी आपकी आनी है। सूचना, संचार और प्रौद्योगिकी, आपका मल्टीमीडिया और आपका ये क्या कहते हैं सोशल मीडिया, इससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मौलिक अधिकार जैसे कि 19A 19B है ना, अभिव्यक्ति की आज़ादी 19A, मीडिया किसके तहत आता है, मौलिक अधिकार कितने होते हैं, इनके बारे में आपसे पूरा जानकारी आपसे मांगी जाएगी। उसके बाद में आता है संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा। देखिए संख्यात्मक मानसिक योग्यता परीक्षा काफ़ी ब्रॉड दिख रहा है लेकिन इतना है नहीं। तीसरा पोर्शन है आपका संख्यात्मक योग्यता परीक्षा में नंबर सिस्टम आप लोगों को पता है, आप लोग इसमें निपुण हैं, नहीं है तो आगे हो जाएंगे। संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम, सिंपली, और उसके बाद में सरलीकरण, दशमलव और भिन्न, ये मैथ का पोर्शन है, मैं आपको बता देता हूँ। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लोएस्ट कॉमन फैक्टर, HCF और LCM है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन आएगा, अनुपात समानुपात, लाभ हानि आएगा, सिंपल इंटरेस्ट यानी छूट आएगा, साधारण ब्याज आएगा, चक्रवृद्धि ब्याज, भागीदारी, औसत, समय और कार्य, समय और दूरी, सारणी और ग्राफ का प्रयोग, मेंशुरेशन से भी कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं। अर्थमेटिकल कंप्यूटेशन एंड अदर एनालिटिकल फंक्शन, यानी गणितीय अंकगणितीय संगणना और अन्य विश्लेषणात्मक कार्य विधि इसमें आ सकती है। यानी कि इसको भी इन्होंने 2 पार्ट में बांटा है। ये जो तीसरा पोर्शन है ये 2 पार्ट में बटा हुआ है। दूसरा पार्ट है मानसिक योग्यता परीक्षा, यानी लॉजिकल डायग्राम, यानी ये रीजनिंग से संबंधित आप कह सकते हैं इसको, तार्किक आरेख, और उसके बाद में आपका संकेत संबंध विश्लेषण, फिर है परसेंटेज टेस्ट यानी कि प्रत्यक्ष ज्ञान बोध, उसके बाद में शब्द रचना परीक्षण, अक्षर और संख्या श्रृंखला, शब्द और वर्णमाला में आंशिक समरूपता, व्यवहारिक ज्ञान परीक्षण, दिशा ज्ञान डायरेक्शन से संबंधित, आंकड़ों का तार्किक विश्लेषण, प्रभावी तर्क, अंतर्निहित भावों का निश्चयन करना। जी हाँ, अंतर्निहित भावों का निश्चयन करना आपसे इसमें भी पूछा जा सकता है कि आपके सामने प्रॉब्लम क्रिएट की जाएगी, उसके बाद में 4 ऑप्शन दिए होंगे उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए, और आपको सॉल्यूशन बताना है कि उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या होगा। जी हाँ, इसके लिए लगातार प्रैक्टिस सेटों की जरूरत पड़ेगी, जो कि आपके चैनल पर प्रैक्टिस सेट आने शुरू हो जाएंगे। आगे देखिए मानसिक अभिरुचि परीक्षा, बुद्धि लब्धि परीक्षा, तार्किक परीक्षा का मानसिक अभिरुचि परीक्षा में आपके निम्नलिखित में से प्रति दृष्टिकोण, जनहित यानी जो मैं अभी आपसे बता रहा था, पब्लिक इंटरेस्ट से संबंधित, लॉ एंड ऑर्डर से संबंधित क्वेश्चन, जनगण मन गाया जा रहा है और आप खड़े हैं,
आपको क्या करना चाहिए, दौड़ लगा के चोर को पकड़ना चाहिए या जनगण मन अधिनायक जय के गाने के लिए सावधान की अवस्था में खड़े रहना चाहिए। इस तरह के प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। सांप्रदायिक सद्भाव, अपराध नियंत्रण, रूल्स ऑफ लॉ, विधि का शासन, एबिलिटी एंड एडाप्टेबिलिटी, अनुकूलन की क्षमता, आप किस तरीके से परिस्थिति को एडॉप्ट करते हैं। बेसिक लेवल से संबंधित आपकी व्यावसायिक सूचना बेसिक स्तर की आपसे पूछी जाती हैं। पुलिस सिस्टम यानी पुलिस प्रणाली, कंटेम्परेरी पुलिस इशू, लॉ एंड ऑर्डर यानी उस समय के जिस समय आप परीक्षा दे रहे हैं उसी समय के आसपास के जो पुलिस में जो इश्यू बने हैं उससे संबंधित और लॉ और ऑर्डर से संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। व्यवसाय मेंटल, मानसिक दृढ़ता यानी कि मेंटल टफनेस से भी संबंधित क्वेश्चन होंगे। अल्पसंख्यक एवं अल्प अधिकार वालों के प्रति संवेदनशीलता, लैंगिक संवेदनशीलता से संबंधित क्वेश्चन होंगे। तीसरा पोर्शन इसमें का और खा 2 पोर्शन है, ये भी आपके 100 नंबर का ही पोर्शन है। चौथा पोर्शन 100 नंबर का है, इसमें का खा गा 3 पोर्शन दिए हुए हैं। तो देखिए इस 3 पोर्शन दिए हैं तो स्टेप बाय स्टेप ये सारे पोर्शन आपको यदि आप क्वालिफाई होना चाहते हैं तो ये तैयार करने पड़ेंगे। बुद्धि लब्धि परीक्षा से संबंधित है। फिर तार्किक परीक्षा यानी कि एनालॉगीज समरूपता, सिमिलरिटीज समानता, डिफरेंसेस भिन्नता, खाली स्थान भरना, समस्या को सुलझाना, विश्लेषण, निर्णयात्मक क्षमता, दृश्य स्मृति, विभेद क्षमता, पर्यवेक्षक संबंध, अवधारणा, अंकगणितीय तर्क, इसमें भी थोड़ा बहुत हल्का फुल्का अंकगणित आ सकता है इसका मतलब, शब्द और आकृति वर्गीकरण, अंकगणितीय संख्या एवं उसकी श्रृंखला, अमूर्त विचारों व प्रतीकों तथा उनके अनेक संबंधों में सामंजस्य स्थापित करने की क्षमता, ये सारी चीज़ें आपके सिलेबस में आएंगी। उसके बाद में आपके ये अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए जाति प्रमाण पत्र बनाने का प्रारूप दिया हुआ है और उसके बाद में एससी के लिए दिया हुआ है। फिर उसके बाद में आपका ईवीएस के लिए दिया हुआ है। ये सारे प्रारूप दिए हुए हैं जो संबंधित अधिकारी से आपको अटेस्ट कराने हैं और कराने के बाद में उसकी ज़रूरत पड़ेगी आपके। और ये 5वां प्रारूप आर्थिक रूप से जो मैं आपसे बता रहा हूँ ईवीएस के लिए दिया हुआ है और ज़्यादा कुछ नहीं है, जितना था मैंने आप लोगों को बता दिया। फिर भी आप लोगों के कमेंट और आप लोगों की सलाह आमंत्रित है। यदि किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम होती है, इसमें आपके कोई भी डाउट क्लियर कराना है, कोई भी प्रश्न आपका है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। और फिर आपसे मैं निवेदन करता हूँ कि चैनल को अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें क्योंकि आपके कमेंट करने से हमें बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।